Good morning class. Today we are going to start with our fourth chapter of economic, that is banking and monetary policy. Now evolution and meaning of bank. बैंक का वर्ड ये आया कहाँ से, जनरेट कैसे हुआ, पहले हम वो डिस्कस करेंगे. इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास. In Sanskrit language, the word akin to bank is bhanda, which means collection of capital or fund. The word bhandod is derived from bhanda. The English word bank originated from the Italian word banca or from the French word banque. Both these words mean a bench for a money exchange. In olden days, European moneylender or money changer used to display coin of different countries in big heap on bench or table for the purpose of lending or exchanging. क्या बोला गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, बैंक का मतलब होता है कुछ बड़ा, एक्सपांड मतलब मास, कोई मास. यहाँ संस्कृत लैंग्वेज में इसको हम जो बैंक का जो मतलब था वो एक था भांडा, मतलब इसका मतलब होता है जहाँ पे हम कैपिटल, सब कैपिटल कलेक्ट करते, फंड्स कलेक्ट करते. इसका मतलब क्या होता है भांडा का, कि कलेक्शन ऑफ कैपिटल. फिर उसके बाद द वर्ड भांडोड, भांडा से वर्ड क्या बना, भांडोड. जो भांडोड वर्ड कहाँ से बना, वो डिराइव कहाँ से हुआ, भांडा वर्ड से हुआ. फिर लोगों ने उसे भांडोड बोलना स्टार्ट किया. द इंग्लिश वर्ड बैंक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड. अब जो हम एक्चुअल जो बैंक यूज़ करते ना, तो ये वर्ड हमें कहाँ से मिला, वो इटालियन वर्ड से मिला. और फ्रेंच वर्ड उसका नाम क्या था, बैंक. दोनों का, एक बैंक का एंड बैंक, इन दोनों को मर्ज करके एक बैंक का नाम दिया गया. अब ये दोनों का मतलब बैंक का और बैंक का मतलब है क्या, इसका एक मतलब है कि हम जहाँ मनी एक्सचेंज करते हैं. क्या बोला है, बोथ दिस वर्ड मीन्स अ बेंच फॉर मनी एक्सचेंज. इन ओल्डन डेज, पहले यूरोपियन मनी लैंडर जो थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक पर्टिकुलर टेबल या बड़ा कोई यहाँ पे बेंच होगा जिसपे वो अलग अलग कंट्रीज़ के कॉइन्स रख के यहाँ पे अपना एक्सचेंज करते थे. क्लियर है. इसके लिए बोला गया है कि यूरोपियन मनी लैंडर और मनी चेंजर यूज टू डिस्प्ले कॉइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग कंट्रीज के, इन बिग हीप ऑन बेंचेस और टेबल फॉर द पर्पस, क्या पर्पस था उनका, एक्सचेंज करना कॉइन्स. क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट, द बैंक ऑफ बार्सिलोना ये एक फर्स्ट बेंच है जो इस्टेब्लिश हुआ था पूरे वर्ल्ड में. 1 मार्क क्वेश्चन बहुत से आते हैं. तो बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ बार्सिलोना. वो कहाँ है, स्पेन में. और ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन से ईयर में, 1401 में इस्टेब्लिश हुआ था. क्लियर है आपको. हमने अभी ये वर्ड जो बैंक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो डिस्कस कर लिया. अब हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ बैंक क्या है, बैंक का मतलब क्या होता है. नॉर्मल मतलब बैंक का है, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट authorized to collect people's saving deposit with the purpose of lending those under the conditions of returning the same when the depositor demand. क्या बोला गया, एक बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, कलेक्ट करता है, हमारे पास से क्या लेता है, वो पैसे हम सेव करते ना, पैसे या जमा करते बैंक में, तो वो पैसा हमें हमसे लेके और हमको जब हमें ज़रूरत है तो हमें अपना पैसे को वापस भी हमें वो कुछ कंडीशन में वापस हमें दे देता है. क्लियर है. अब बैंक में बहुत अलग अलग टाइप्स है तो हम डिस्कस बाद में करेंगे. बैंक का मीनिंग क्या है, क्लियर है आपको. एक बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पीपल्स के सेविंग और डिपॉजिट यहाँ पे वो जमा करता है उस कंडीशन में और फिर वो रिटर्न करता है उनको. जब भी हमें जब पैसा चाहिए हम निकालते हैं बैंक से जाके ना, तो जब भी हमारा डिमांड होगा हम वापस पैसा ले सकते हैं. अब बैंक भी क्लासिफाइड है 2 पार्ट में. एक हमारा है कमर्शियल बैंक, सेकेंड इज आर सेंट्रल बैंक. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है. According to Bank Company Act 1949, commercial bank is one which transacts the business of banking, that is, accepting deposits from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, pay order or otherwise. A commercial bank is a business unit which provides banking service for profit. In other words, bank undertake activity of mobilizing people's money in order to make profit and therefore they are commercial institute. अभी commercial bank क्या है, according to Act 1949 इसका मीनिंग दिया हुआ है. कमर्शियल बैंक इज वन, वो क्या, जो ट्रांसैक्ट करता है, क्या,
बिजनेस ऑफ बैंकिंग मतलब जो एक्सेप्ट करता है पैसे हमारे पास से, हम जाके जमा करते हैं। हम जमा क्यों करते हैं? हम बैंक में दो होगा पर्पस, या तो हमें सेव करना होगा या तो मुझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो बैंक क्या करती है, वो पैसे कहीं किसी को ज़रूरत होगा, कहीं इन्वेस्टर्स को, तो उनको देगी, उनसे कुछ प्रॉफिट लेती है, कुछ प्रॉफिट उनसे लेगी, एक्स्ट्रा चार्ज 6% 10% इंटरेस्ट लेती है, और फिर हमें जब ज़रूरत हो तो हमें कुछ पार्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ दे के हम जब चाहे तो उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं कोई भी तरीके से, चाहे हम चेक से विड्रॉ करें, ड्राफ्ट करें, पे ऑर्डर करें या कोई भी, या ATM वगैरह यूज़ करें। हम जब डिमांड है हम अपने पैसे आपस विड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी क्या बोला देखो आगे, कमर्शियल बैंक इज़ अ बिजनेस यूनिट, एक बिजनेस यूनिट है जिसका क्या मेन मकसद होता है, बैंकिंग सर्विस करना। किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कमर्शियल बैंक को तो प्रॉफिट होगा ना, अगर हमने पैसा जमा किया, हमने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो कहीं और किसी को एज अ लोन देके उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकती है, इसलिए बोला गया है कमर्शियल बैंक को क्या बोला गया, एक बिजनेस यूनिट है जिसका जो प्रोवाइड करती है बैंकिंग सर्विस फॉर प्रॉफिट। क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स बैंक अंडरटेक एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल्स मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट एंड देयरफॉर दे आर कमर्शियल इंस्टीट्यूट। अभी कमर्शियल क्यों बोला गया है? अभी देखो, अगर सपोज़ कि हम गुजरात में, अगर मुझे मुंबई में ट्रांसफ़र करना है पैसा, तो हम अपने पैसे को विद द हेल्प ऑफ बैंक हमारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, जहाँ पे हमें, जिसका हमने एड्रेस दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसे हमारे ट्रांसफ़र हुए, कुछ चार्ज लेती है, वो चार्ज में कहाँ होता है, वो प्रॉफिट में होता है। ठीक है, इसके लिए बोला गया है कि इसको, ये क्या है हमारा, एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट है। क्लियर है आपको कमर्शियल बैंक क्या होता है? नाउ नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब काम क्या करता है कमर्शियल बैंक? सबसे पहला है प्राइमरी डिपॉजिट। बेसिक काम क्या है? तो पहला है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट। अब डिपॉजिट लेने के भी यहाँ पे 2-3 वे हैं। एक्सेप्ट करना मतलब हम जो पैसे जाके जमा किया बैंक में, वो बैंक एक्सेप्ट कर रही है, बट एक्सेप्ट करने के भी वेज है। कौन से है वे, वो डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है करंट अकाउंट डिपॉजिट। कोई भी इंडिविजुअल करंट अकाउंट में अपना यहाँ पे ओपन कर सकता है अकाउंट, ठीक है, और वो कभी भी चाहे तो अपना अमाउंट विड्रॉ भी कर सकता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर हम अपना अकाउंट करंट में ओपन करवाते तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसमें हमने जमा किया है पैसा हमारा, बट इस पर हमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। ठीक है, और दूसरी बात, हमें ये लोग चेक बुक प्रोवाइड करते हैं, और अब कभी हमने कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स किया तो कभी हमें इसमें कुछ सर्विस चार्जेस भी हम पे वो अप्लाई करते हैं। क्लियर है? करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है, बट इसमें हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। चेक बुक प्रोवाइड करते हैं हमें, और कभी हुआ तो हमसे वो सर्विस चार्जेस भी अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारा करंट अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या है देखो, सेविंग अकाउंट ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सेविंग अकाउंट जो आपका होगा ना, उसमें अगर आपने ओपन किया अपना अकाउंट सेविंग में, तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, चेक बुक भी देंगे आपको, साथ में डेबिट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे। अब अभी नाउ टाइम वी आर यूजिंग ATM कार्ड्स, तो हम लोग ATMs भी विड्रॉ ईजिली कर सकते हैं। क्लियर है? करंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग में हमें इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। ये क्या होता है देख लो एक बार, नाम से मालूम पड़ रहा है, फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जो हम जमा कर रहे हैं पैसा बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब जब हमने पैसा जमा किया है सपोज 10 to 14 ईयर्स के लिए, तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी उतना ही हाई मिलेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करते हैं ना हमारा अमाउंट, तो उसमें हमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाईएस्ट मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो कस्टमर जिसका अकाउंट है, उनको यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। ओके, हमारा एक पॉइंट ऊपर रह गया, वो है फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट। इसमें क्या होता है देखो, ये जो रिकरिंग अकाउंट है ना, ये भी आप एक टाइप का सेविंग अकाउंट भी हुआ, लेकिन कभी कभी मतलब कोई हम एक साथ ना ज़्यादा अमाउंट सेव नहीं कर सकते, इतनी इनकम नहीं है। फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट अगर आपने अपना अकाउंट रिकरिंग में ओपन किया है, तो आपको पर मंथ सपोज 500 या 1000 या कुछ भी आपको लगे, उतना आप हर मंथ यहाँ पे अपना डिपॉजिट कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको जैसे आप पैसे भरते गए, वहाँ आपको वहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें एक और पॉइंट है, अगर सपोज़ आप कोई मंथ स्किप कर देते हो कि इस मंथ पैसा आपके पास नहीं बचा पॉकेट मनी, तो आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो उसमें हमें यहाँ पे
पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। ठीक है, फैसिलिटी रिकरिंग तो अच्छा है, हम शॉर्ट अपना अमाउंट जमा कर सकते हैं बैंक में, बट यहाँ पे कंडीशन भी है, अगर आपने एक आध स्किप कर दिया मंथ का तो उसकी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये है हमारा किस वे से हमारे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट कमर्शियल बैंक। नाउ सेकेंड इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। अभी देखो, कमर्शियल बैंक जो है प्रोवाइड करती है क्रेडिट फैसिलिटी। जैसे कि सपोज़ अगर कोई बिज़नेस को या कोई इंडिविजुअल को यहाँ पे लोन चाहिए तो उनको उनकी बिज़नेस के लिए ये पैसे देगी। फॉर एग्जांपल उसने कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए किसी को, अगर शॉर्ट टर्म मतलब कि बात कहाँ से कहाँ तक हो रही है, विद इन अ 1 ईयर की। मीडियम टर्म मतलब कि 1 to 5 ईयर, लॉन्ग टर्म मतलब 5 से लेके 15 ईयर तक। इस वे में वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म को डिवाइड किया है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन किसको कैसा लोन यहाँ पे लेना है। अगर सपोज़ मुझे यहाँ पे चाहिए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए विद इन अ 1 ईयर तो लोन मिल जाएगा, पर हमें उसका रेट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट। अगर मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया है जो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए तो उसका रेट भी वैसा ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है हम लोन किस टाइप का ले रहे हैं, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी हम लोन लिए उसके अगेंस्ट में हमसे क्या यहाँ पे बैंक चार्ज करती है, इंटरेस्ट रेट हमसे लेती है। ठीक है, और हमें विद इंटरेस्ट उनको बाद में पे भी करना होता है। किसको? जिसने लोन लिया है। तो ये कमर्शियल में काम क्या है, प्रोवाइड करती है उधार, क्रेडिट प्रोवाइड करती है लोगों को। डिपेंड होता है उनके कंडीशन पे, उनको कैसा यहाँ पे लोन लेना है। क्लियर है आपको? नाउ थर्ड, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, पेमेंट कैसे करेंगे? अभी हमारा अकाउंट पे तो पैसे है तो हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं बाय द वे ऑफ चेक, या हम अपने विड्रॉल स्लिप आती है बैंक में, आप गए हो ना, विड्रॉल स्लिप होता है वो फिलअप किया तो आप ले सकते हो, या ड्राफ्ट के थ्रू, पे ऑर्डर, एटीएम, बहुत सी फैसिलिटीज़ है। अभी तो इंटरनेट बैंकिंग भी आ गया है, आप तो पेटीएम या गूगल पे से भी अपना पैसे यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत से यहाँ पे बहुत से वे है जहाँ से आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो कमर्शियल बैंक हमें विड्रॉवल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं वो देखो, बैंक कैसे क्रिएट करती है। बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है रिगार्डिंग मनी। मनी कितना सप्लाई करना है हमारी इकोनॉमी में। अभी देखो, अगर ज़्यादा पैसा हमारी इकोनॉमी में है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस होगा। ज़्यादा मनी है तो मतलब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, और मनी कम है तो भी प्रॉब्लम होगा। तो बैंक सप्लाई ऑफ मनी उसके अकॉर्डिंगली करती है। कैसे? देखो, अगर सपोज़ कि ना बैंक में ना सपोज़ कि इकोनॉमी में पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्या करेगी, वो सबको उधार देना स्टार्ट कर देगी। उधार देना मतलब लोन देना स्टार्ट कर देगी। लोन दिया मतलब मार्केट में पैसा आ गया। अगर वही चीज़ अगर सपोज़ कि मार्केट में पैसे बहुत है तो वो क्या करेगी, लोन देना बंद कर देगी। तो उससे क्या होगा, क्रेडिट कम मिल रहा है तो पैसे लोग के पास कम आएंगे, सप्लाई इकोनॉमी बराबर हो जाएगा। समझ में आया पैसे का कैसा मैं लोन देते हैं और लेते हैं। यहाँ पे जो बैंक होती है वो देखती है सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है अगर हमारे नेशन में, तो वो सब क्रेडिट क्रिएशन क्या करेगी, उस वक्त कम कर देगी। उसका उल्टा, अगर सपोज़ कि सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है, पैसे कम है हमारे नेशन में, सप्लाई बढ़ाना है पैसे का, तो वो क्या करेगी, अपना क्रेडिट देना स्टार्ट कर देगी। अगर पैसा मतलब मार्केट में कम करना है, हमको पैसे ज़्यादा आ गया है, तो उस वक्त क्या करेगी, वो क्रेडिट क्रिएशन करना कम कर देगी। क्लियर है क्रेडिट क्रिएशन कैसा होता है? अब देखो पैसे क्रिएट कैसे करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपीज़ है, मैं जाके बैंक में जमा कर रही हूँ, उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और बैंक ने क्या किया, अभी इसमें से 20% मेरे 1000 का 20% रिजर्व रखा, और किसी को ज़रूरत थी तो किसी को एज अ लोन कितना देगी, लोन 1000 जाके जमा किया मैंने तो वो 200 रिजर्व मतलब उसका 20% रिजर्व करती है। तो कितना होता है 1000 का 20%, 200। तो वो 200 रिजर्व रख के बाकी जो पैसा 800 वो किसी को एज अ लोन दे देगी, किसी को चाहिए होगा तो। अब वो लोन जिसको दिया तो उसके अकाउंट में गया, अगर उसने यूज़ नहीं किया तो वो वाले जो थे उनके बैंक क्या करेगी, वो 800 का भी 20% अपने पास रख लेगी और बाकी पैसा वो लोन देगी। तो ऐसे क्रेडिट क्रिएट करती। क्लियर है आपको? या आपको पेज नंबर 38 पे क्लियरली दिया हुआ है कैश रिजर्व कैसे हम करते हैं, कैसे बैंक करती है। ठीक है, एक बार आपको आप चेक कर लेना। नाउ नेक्स्ट, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है, जब बैंक प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जहाँ पे एक बैंक दूसरे बैंक को, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
एक बैंक जो है उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो दूसरे बैंक से कांटेक्ट करती है। दूसरा बैंक अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, वो दूसरे को पैसा दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे देती है, उसके पास शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो फिर क्या करेगी, वो उससे पैसे लेगी। अब ये बैंक भी उस बैंक से चार्ज करती है ना रेट, इसलिए देगी नहीं पैसे उसको, तो वो जो चार्ज करती है ना उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल मनी रेट। कॉल मनी मतलब एक बैंक जब दूसरे बैंक को प्रोवाइड करती है पैसे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी। अब जो बैंक ने पैसे दिए वो रेट तो चार्ज करेगी ना, तो रेट को क्या बोलेंगे हम, कॉल मनी रेट। क्लियर है आपको। ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस, किसके, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब हम इसके सेकेंडरी फंक्शंस देखिए क्या है। नाउ सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब पैसे के अलावा इसके कमर्शियल बैंक और क्या काम करती है, तो पहला है एजेंसी एंड यूटिलिटी ऑफ सर्विसेज। पैसे के साथ साथ एज अ एजेंट काम करती है बैंक उसके कस्टमर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखो कभी अपने लॉकर्स में जमा करते जाके अपना गोल्ड वगैरह, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे एक प्रोवाइड कर रही है हमें, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमें यहाँ पे बैंक। और सपोज़ कि अगर मैंने कहीं पे मुझे एक्सपोर्ट करना है गुड बाहर, तो उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे एक्सचेंज वाला काम होगा वो कौन काम सब कर रहा है, बैंक कर रही है। तो बैंक ऐसा एजेंट और यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है उसके कस्टमर्स को। क्लियर है आपको। नाउ सेकेंड इज प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विथ चेंजिंग टाइम। जो बैंक है वो अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे टाइम चेंज हो। फॉर एग्जांपल पहले चेक था तो अभी नेट बैंकिंग आ गया है, उसके साथ अगर आप सपोज कोई पैसे विड्रॉ किया है एटीएम से, तो आपको तुरंत आता है मैसेज आपके फ़ोन में कि आपने इतना इतना अमाउंट इस पर्टिकुलर प्लेस से विड्रॉ किया। मतलब ये सब ये आपको एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, आपने जहाँ से पैसा कहाँ गया, कहाँ से पैसा आपके पास आया है, और आपको मतलब कहाँ डिपॉजिट करना है, और डीमैट अकाउंट, मतलब सिर्फ सब अकाउंट वॉलेट है जो आपके लिए ये न्यू चेंजेस लेके आ रही है। कौन, बैंक। और डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है हमारा डीमैटेरियलाइज अकाउंट। ये अकाउंट किसके लिए होता है, मोस्टली शेयर्स जो हम यहाँ पे सेल परचेज करते हैं ना शेयर्स, उसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी जो सेफ्टी है, वो किसके हाथ में होती है, हमारे बैंक के हाथ में होती है। वो हमें प्रोवाइड करती है अलग अलग सर्विसेज भी, और अलग अलग डिटेल्स प्रोवाइड करती है हमारे अकाउंट के रिलेटेड। क्लियर है आपको। तो ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन में आता है कमर्शियल बैंक के। अभी हम अपना सेंट्रल बैंक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हमारा सेंट्रल बैंक। नाउ सेंट्रल बैंक क्या है वो देखो। Central Bank is the apex bank of the country whose function is to aid, regulate and promote the entire money market and the money sector, as well as to maintain monetary financial stability for overall economic good of the nation. The central bank in India is known as Reserve Bank of India. Under the Reserve Bank of India Act of 1934, the Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 with a private paid up capital of ₹5 crores. RBI was nationalized on January 1st, 1949. Okay, so central bank, हर एक नेशन का एक अपेक्स, एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में भी वो है सेंट्रल बैंक, उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था हमारे नेशन में, वो हुआ था April 1st, 1935, जो जहाँ पे कैपिटल थे कितने, ₹5 करोड़ के। और उसको नेशनलाइज कब किया गया, 35 को तो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, उसको नेशनलाइज किया गया है 1 जनवरी 1949 को। ये डेट्स याद रखना, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे आपको। ओके, तो सेंट्रल बैंक काम क्या करती है, हमारे कमर्शियल बैंक को हमने देख लिया कौन से काम करती है। सेंट्रल बैंक हमारी मेन बैंक है, मतलब जो पूरे इकोनॉमी का पैसा, पूरे, चाहे वो बैंक का हो, चाहे कोई मनी मार्केट कहीं का भी हो, सबके पैसे को यहाँ पे वो रेगुलेट और प्रमोट करती है, ओवरऑल काम करती है। कमर्शियल बैंक सिर्फ बैंक के रिलेटेड काम करती है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक को भी देखना है कि हमारी इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा है, कम है, सप्लाई कब रोकना है, कब इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है। क्लियर है आपको। ये मेंटेन करती है स्टेबिलिटी, स्टेबल कितना करना है मनी मार्केट में हमारे।
तो ये मेन है काम सेंट्रल बैंक का। अब डिस्कस करेंगे हम इसके फंक्शन कि आरबीआई का फंक्शन क्या है। तो वो डिवाइड है दो पार्ट में, एक है मॉनेटरी फंक्शन, दूसरा है नॉन मॉनेटरी फंक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी फंक्शन क्या होता है। मॉनेटरी मतलब क्या हुआ, जो पैसे के रिगार्डिंग जो फंक्शंस करती है आरबीआई, जो काम करेगी पैसे के बेस पे, उसे हम बोलेंगे मॉनेटरी फंक्शन। ओके, सो एज वी ऑल नो कि हर कोई बैंक यहाँ पे कोई करेंसी यहाँ पे छाप सकते हैं नहीं, प्रोहिबिट है। एक ही बैंक है जिसके पास सोल राइट है, वो नोट्स वगैरह इशू कर सकती है, वो है आरबीआई। तो करेंसी इशू कैसे करती है, देखो जो भी पैसे 2 रुपया और उसके अबव है, आरबीआई जो है वो 2 रुपये और उसके ऊपर जितनी करेंसी है वो सब कौन यहाँ पे मैनेज करता है, कौन इशू करता है, वो आरबीआई करती है। अब बचा क्या, 1 रुपी और जो कॉइन, ये इशू कौन करता है, जो भी नेशन का फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना, वो इशू करता है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट जो भी इंडिया का होगा फाइनेंस मिनिस्टर, वो इशू करेगा, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम भी आरबीआई के पास है। ओवरऑल पैसे जो होते हैं वो कौन यहाँ पे इशू करता है, आरबीआई करती है। कहाँ से कहाँ तक, 2 रुपीज़ एंड अबव। और जो इशू होता है 1 रुपी और जो कॉइन वगैरह हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर इशू करता है। बट जब पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वो सिर्फ आरबीआई ही करता है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी कॉइन रुपीज़ हो या जो पैसा हो वो सब कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आरबीआई। क्लियर है आपको। तो ये करेंसी इशू कैसा होता है। नाउ सेकंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई इज अ बैंकर, एक एडवाइज़र भी है, एक एज अ एजेंट भी है। किसके लिए, फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई एक बैंक तो है ही, साथ में एडवाइस देता है और ऐसा एजेंट काम करता है। किसके लिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। वो मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, जो भी बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के अकाउंट्स हो गए, करेंसी कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए, और जो भी लोन देना है गवर्नमेंट को, सब कौन मैनेज करता है, यहाँ पे आरबीआई करती है। क्लियर है आपको। नाउ थर्ड, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई एक बैंकर तो है, साथ में रेगुलेटर भी है। सारे शेड्यूल बैंक जो भी कंट्री को है वो यहाँ पे रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। उनके कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक, जो भी उनका कैश रिजर्व, कितना क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है कोई बैंक, उनकी पॉलिसी क्या है, वो कितना रेट चार्ज कर सकती है, ये सब किसके हाथ में होता है, आरबीआई के हाथ में होता है, ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ती है पैसे की बैंक को तो आरबीआई उसको हेल्प भी करता है इन इमरजेंसी केसेस में। कौन से बैंक के लिए, शेड्यूल बैंक को। क्लियर है आपको, इसलिए बोला गया है बैंकर्स बैंक, बैंकर्स के लिए बैंक है, और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नाउ नेक्स्ट, credit control. The RBI control the process of credit creation and money supply in economy with the help of various tool of monetary policy. क्या बोला गया यहाँ पे, जो RBI है वो कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन, कितना क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, कितना यहाँ पे मनी सप्लाई मार्केट में हो रहा है। ये तो काम, मेन काम किसके हाथ में है, ये हमारे RBI के हाथ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे मनी की, जो हमारे रुपये की वैल्यू सेट करना, ठीक है। यहाँ पे जो भी सपोज फॉरेन से कोई पैसा आ रहा है तो उसका एक्सचेंज कितना होगा, वो फिक्स्ड रेट कौन यहाँ पे सेट करता है, आरबीआई। अगर आप सपोज दुबई से आ रहे हो, दुबई का अगर मनी है तो यहाँ का मनी कितना होगा, तो वो अमाउंट फिक्स्ड यहाँ पे कौन चार्ज करता है, आरबीआई करता है। वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली, पैसे के ऊपर है, मनी अगर ऊपर नीचे हमारा हुआ तो वो चेंज भी होगा, बट ये रेट फिक्स करने वाला कौन है, आरबीआई है। यहाँ पे हम एक्सचेंज कर सकते हैं हमारे मनी, हमारा जो यहाँ पे मनी है उसको हम करेंसी चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ कि हमें अगर सपोज़ बाहर से कोई आया यहाँ पे, उनकी करेंसी एक्सचेंज कर देंगे, कहाँ पे, ओपन मार्केट में। उसके अलावा कि बाहर से कितना पैसा हमारे नेशन में आ रहा है और कितना पैसा हमारा बाहर इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है मनी का, ये सब ध्यान कौन देता है, पूरा आरबीआई करती है।
क्लियर है आपको। ये था हमारा मॉनेटरी फंक्शन जो मनी के बेस पे काम करती है आरबीआई। अब मनी के अलावा और दूसरा क्या फंक्शन है आरबीआई का वो डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है रेगुलेटरी एंड सुपरविजनरी फंक्शन। तो रेगुलेट करना मतलब रूल रेगुलेशन बनाना, उसके साथ सुपरवाइज करना बाकी जो बैंक है, जो भी यहाँ पे बैंक का जो काम कैसे वो वर्क कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कोऑपरेटिव बैंक का क्या शेप है, उस सब का यहाँ पे फाइनेंशियली पे देख रेख कौन करता है, वो तो आरबीआई करेगी, साथ में उनको सुपरवाइज करती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रमोशनल फंक्शन, प्रमोट करना बैंक को। अभी देखो हमें अभी तो फिलहाल डिजिटल इंडिया हो गया है तो बहुत सी चीज़ बहुत लोगों को पता ही हो गई है, बट पहले क्या था, फार्मर्स लोग को कोई नॉलेज नहीं थी उसके अकाउंट के बारे में, उनको गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्कीम्स मालूम था उनके बारे में नहीं मालूम था। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे कोई एनुमिटी प्रोवाइड करते हैं और उसके ज़रिए सबको जाके बताते हैं कि ये आपको फैसिलिटी मिल सकती है, ये अकाउंट ओपन करना है। तो उससे क्या हमारे यहाँ पे जितना हो सके नंबर ऑफ़ अकाउंट यहाँ पे रेडी हो जाए, जिसको नहीं पता है उनके भी। ये क्यों करती है, अभी देखो जब हमें नेशन का इनकम देखना है, पूरे नेशन का इनकम हम कहाँ से देखते हैं, मोस्टली बैंक से कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, कितना बैंकिंग आ रहा है, कितना इनफ्लो आउटफ्लो है। अब जिसका बैंक अकाउंट है ही नहीं तो वो पैसे कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट में नहीं हो रहे, तो हमारा जो नेशनल इनकम प्रॉपर नहीं है। तो उसको सही करने के लिए हमें क्या चाहिए कि लोगों का बैंक अकाउंट ओपन हो, वो अपना बैंक से ट्रांजैक्शन करे, तो हमें मालूम पड़ेगा ना कि कितना इनफ्लो आउटफ्लो है, नेशन में कितना इनकम है। तो उसके लिए ये प्रमोट करती है, कौन, आरबीआई प्रमोट करती है अपने बैंकिंग फील्ड को। क्लियर है आपको। नाउ थर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। एज वी ऑल नो कि हमारा इकोनॉमिक जो फिलहाल डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप तो हुआ नहीं है हमारा, तो यहाँ पे चेंजेस चाहिए। यहाँ पे क्या गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड करती है, कौन, आरबीआई, इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस हो सके। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल हो गया, तो उनको वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है, ताकि इससे क्या होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर नेशन का होगा। क्लियर है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई मैनेज करती है प्राइम मिनिस्टर का जन धन योजना। इसके अलावा आरबीआई की खुद की एक वेबसाइट है जहाँ पे वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशंस। क्लियर है आपको। तो ये है हमारे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। नाउ नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। In economic theory, monetary policy is a policy which regulates the demand for money and supply of money in the economy. It is essential to regulate this as an imbalance between demand for money and supply of money can result in inflation or deflation, can impact the value of Indian currency and destabilize the economy. Now monetary policy, monetary मतलब जो हम related money के हो उसका पॉलिसी, मनी की जो पॉलिसी यहाँ पे सेट की गई है, क्यों करते हैं हम, क्यों यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो हमको मैनेज करना पड़ता है। रीज़न क्या है हमें पता है, अगर नेशन में ज़्यादा पैसा आ गया तो हमारे पास रीज़न है यहाँ पे इन्फ्लो डिफ्लेशन हो सकता है। तो ये इन्फ्लेशन का नौबत ना आए या डिफ्लेशन का नौबत ना आए, तो यहाँ पे डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं, बैलेंस करना होता है, हमें इसे बैलेंस करना है ताकि हमारे नेशन में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंडीशन ऐसा ना आ सके। तो ये वाला काम ये मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी, कितना इकोनॉमी में कितना डिमांड है मनी का, सप्लाई कितना है, रेगुलेट करता है, देख रेख करता है। उसके हिसाब से वो मनी या तो वो फ्लो करेगा या तो वो इनफ्लो करेगा। क्लियर है आपको। मतलब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी क्या बोला गया है मॉनेटरी का, देखो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्शियस स्टेप अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ मनी, सोर्सेज ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या बता रहा है, एक कॉन्शियस स्टेप बताता है, किसका, जो अथॉरिटी क्या लेके आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे स्टॉक में, जो मनी में जो चेंजेस आ रहा है, जो जनरेशन में चेंजेस आ रहा है और जो कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है, उसका पूरा यहाँ पे ये ओवरव्यू देता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसका डिटेल स्टडी करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है क्वांटिटेटिव मेजर, जिसको हम बोलते हैं जनरल मेजर, और दूसरा हमारा है क्वालिटेटिव मेजर। ओके, तो ध्यान से देखना, ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमारा है बैंक रेट। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कस्टमर्स का ही नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बैंक की। तो हम जो भी डिस्कस करेंगे उसमें हमें कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच का जो लेन देन है, इस पूरे टॉपिक में वही कवर होगा, पूरे टॉपिक में कमर्शियल बैंक और आरबीआई बैंक। ओके, जब भी कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज होता है फंड, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं हैं या कम पड़ रहे, तो वो पैसे कहाँ से लेंगे, आरबीआई के पास से पैसे लेते, और आरबीआई उससे क्या करती है, उनसे रेट चार्ज करती है, इसको हम बोलते हैं बैंक रेट। मतलब कमर्शियल बैंक ने पैसे किसके पास से लिए, आरबीआई के पास से, और आरबीआई क्या कर रही है वहाँ पे, उन पे रेट चार्ज करती है, हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अभी इसका भी एक देखो मेथड है, यहाँ पे सपोज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है। सपोज़ कि अगर अपने इकोनॉमी, अपने इंडिया में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी इसको कम करना है, तो क्या करेगी, जब कमर्शियल बैंक पैसे लेगी ना किसके पास से, आरबीआई के पास से, तो आरबीआई ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रेट चार्ज करेगी। सपोज़ कि कमर्शियल बैंक को 5 करोड़ रुपीज़ चाहिए, 5 करोड़ के ऊपर उनको 25% इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट पे करना पड़ रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, 5 के बदले 2 करोड़ ले लेगी। मतलब क्या किया, वो अपना उनसे क्रेडिट कम लेगी, बोरो लेस करेगी, उसने कम लिया, अब कम पे भी उसको पे करना ही उतना इंटरेस्ट। जब उसके कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे आया, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है क्रेडिट, लोन देती है लोगों को। वो जब लोन देगी लोगों को, तो उस पर वो और हाई रेट चार्ज करेगी, क्योंकि उसको तो रेट देना है ना आरबीआई को भी। समझ में आ रहा है ये टॉपिक, क्या बोला गया है, जब सपोज नेशन में सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो गया है, उसको कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करती है, लोन अपना एज अ लोन कमर्शियल बैंक को कम देगी और उस पर हाई रेट दे देगी, हाई रेट चार्ज करेगी। फिर कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वही पैसे वो लोन देगा और वो लोन में भी हाई रेट चार्ज करेगा, तो क्या करेगी, लोग लोन लेना कम करेंगे, लोन कम आया मतलब मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगा। आया समझ में। और वाइस वर्सा, अगर सपोज नेशन में पैसे की मंदी है, पैसा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, जब कमर्शियल बैंक को लोन देती है, प्रोवाइड करती है जो फंड, उस पर वो बहुत ही कम रेट चार्ज करेगी। अगर मुझे 5 करोड़ रुपीज़ चाहिए था, सपोज मैं कमर्शियल बैंक, मुझे 5 करोड़ रुपीज़ चाहिए, आरबीआई ने उस पर 20 की मतलब 5% चार्ज किया है सिर्फ रेट, तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा बोरो करूँगी आरबीआई के पास से, 5 के बदले 10 ले लूँ, और मैं ज़्यादा प्रोवाइड करूँगी लोन, वो भी कौन से, कम रेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग लोन लेना स्टार्ट करेंगे और मार्केट में पैसा सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस वे से मैनेज करती है गवर्नमेंट इनफ्लो आउटफ्लो, यहाँ पे मैनेज करती है कि मार्केट में सप्लाई मनी कैसा है, उस हिसाब से वो रेट चार्ज करती है। तो बैंक रेट एक फिक्स रेट था, वो 1953 पे पहले वहाँ पे आरबीआई 3.5 चार्ज करती थी, 81 में 10, 91 में 12, 16 में 7। तो आपको ये टेबल से ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे कब कब उन्होंने कंट्रोल किया है इसके ऊपर और कब पैसे वहाँ पे कम कर दी। फिलहाल 16 में 7% है, मतलब यहाँ पे कम चार्ज कर रही है, मतलब वो सप्लाई मनी बढ़ा रही है। क्लियर है आपको। बट ये अभी ये बैंक रेट इतना एप्लीकेबल नहीं है फ़िलहाल। क्यों? इसके बदले नेशन ने अब रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म है और ये चेंज नहीं होता शॉर्ट टाइम के लिए, इसके लिए अब इसके बदले हम लोग क्या रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो जब कमर्शियल बैंक, यही सब में टॉपिक में बात किसकी हो रही है, कमर्शियल की एंड आरबीआई की हो रही है। जब कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए होते हैं, किससे लेगी वो,
आरबीआई से लेगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 1 डेज के लिए, 7 डेज के लिए या 15 मतलब कि और मंथ के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जब पैसे चाहिए होता है इसको तो किससे लेगी, आरबीआई से लेगी। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जो कमर्शियल बैंक, फॉर एग्जांपल मैं कमर्शियल बैंक, मुझे पैसे चाहिए आरबीआई से, तो मैं मेरे पास जो सिक्योरिटीज़ होगी ना, जो मेरे पास शेयर सिक्योरिटीज़ होगी वो मैं दे दूँगी आरबीआई को, एक यहाँ पे एग्रीमेंट के साथ कि जब मैं पैसा आपको लौटाऊंगी तब आपसे ये रीपरचेज कर लूँगी। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, लोन तो ले रहे, लोन कैसे ले रहे हैं कि यहाँ पे अपना कुछ गिरवी वहाँ पे रख के सिक्योरिटीज़ दे के उनको सेल कर रहे, सिक्योरिटी को सेल कर रहे हम, आरबीआई को सिक्योरिटी के बदले क्या ले रहे हम, पैसे ले रहे। क्लियर है आपको? मतलब व्हेन कमर्शियल बैंक नीड फंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, then what they will do, they will sell some securities which are held by them, जो मेरे पास सिक्योरिटीज होगी मैं उनको दूंगी, किसको, आरबीआई को, एक एग्रीमेंट के साथ कि मैं उसे रीपरचेज करूंगी। ठीक है, तो इसमें जो रेट चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट। क्लियर है? ये हमारा होता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ध्यान से करना। ये हमारा हो गया रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो उसका उल्टा। अब आरबीआई के पास पैसे नहीं हैं, उसको पैसे चाहिए, किसके पास से लेगी वो, कमर्शियल बैंक के पास से पैसे लेगी। कंडीशन वही है, यहाँ पे आरबीआई अपनी सिक्योरिटी रख रही है किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। वही कंडीशन कि उसको वो क्या करेगी, रीपरचेज करेगी। क्लियर है? और उससे जो रेट चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है आपको? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, जब है ना इमरजेंसी आती है बैंक के पास, कोई कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं हैं तो वो उस वक्त ना आरबीआई से पैसे लेती है। और भाई इमरजेंसी है मतलब नाम से ही, तो यहाँ पर रेट हाई हो जाएगा। तो जब इमरजेंसी में हम कोई पैसे लोन लेते हैं, जब कोई बैंक इमरजेंसी में आरबीआई से पैसे ले रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उनको यहाँ पे रेट जो चार्ज होगा वो रेपो रेट से भी हाई चार्ज करती है। क्लियर है? तो ये है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में बोलते हैं हम CRR। ये क्या है, अंडर द एक्ट आरबीआई 1934 में ये लागू हुआ था कि सब कमर्शियल बैंक को कुछ मिनिमम रिजर्व रखना होगा, किसके पास, आरबीआई के पास। तो वो रिजर्व कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल डिसाइड किया था उस टाइम 5% उनको डिमांड डिपॉजिट जमा करना है, 2% टाइम डिपॉजिट जमा करना है। मतलब क्या, हर कमर्शियल बैंक को अपने यहाँ पे मिनिमम कैश रिजर्व रखना है, किसके पास रखना है, आरबीआई के पास रखना है। तो आरबीआई रेट चार्ज वहाँ पे सेट करती है कि आपको 5% डिमांड डिपॉजिट रखना है, 2% टाइम डिपॉजिट रखना है आपको इसमें। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली आरबीआई के हिसाब से। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा कम कुछ है तो हिसाब से यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो कम ज़्यादा कर लेती है। कौन, आरबीआई। कैसे करेगी वो, सपोज अगर मार्केट में पैसे ज़्यादा है और गवर्नमेंट को यहाँ पे कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन, तो क्या करेगी वो, अपना जो कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि आप 20% रिजर्व के CRR रखोगे। ठीक है, तो क्या हो गया, जब ज़्यादा पैसे जमा कर रही है कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, तो उनके पास सपोज कि 1000 मेरे पास पैसे है और आरबीआई ने बोला कि 500 रखो मेरे पास एज अ CRR, तो 500 मेरे पास खाली रहा कमर्शियल बैंक के पास। अब मैं एज अ लोन तो कम ही दे पाऊँगी ना, तो ऐसे मैनेज करती है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी। कैसे करेगी वो, अगर डिप्रेशन है तो उस वक्त क्या करेगी, जो आरबीआई ना, मैं 500 के बदले मुझसे सिर्फ 50 रुपीज़ लेगी, तो मतलब मेरे पास 950 रुपीज़ बचे, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा दे सकती हूँ। ज़्यादा मेरे पास क्रेडिट है तो मैंने लोन दिया, मार्केट में पैसा आ गया। समझे कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कवर आरबीआई यहाँ पर। ओके, नाउ सेकेंड, नहीं फिफ्थ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ स्टैट्यूटरी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, अपार्ट फ्रॉम एन एडिशन टू CRR के अलावा भी एक्ट रेडी किया था 1949 में ही कि यहाँ पे बैंक को मेंटेन करना है 25% टोटल डिपॉजिट। मतलब फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास सपोज कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ है, तो उसका 25,000 तक का पैसा या उसके फॉर्म में कोई गोल्ड या कोई भी ऐसा कुछ चीज़ वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रखना है।
क्लियर है आपको? मतलब CRR तो रखना ही हमको, उसके साथ साथ 25% तक, उससे कम नहीं, उससे कम का डिपॉजिट रखना पड़ता है किसके पास? RBI के पास। जो भी हमें यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा हम उसको कन्वर्ट कर सकें। सपोज़ कि मैंने गोल्ड रख दिया 25,000 का अमाउंट का होता हो गोल्ड, तो वो एज अ गोल्ड वहाँ पे गिरवी रखा, ठीक है। तो ये है हमारा SLR, इसको मैनेज करती है गवर्नमेंट। वैसे ही सेम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में, अगर सपोज़ कि यहाँ पे रेट फिक्स कर दिया, सपोज़ कि सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में पैसे का, तो उस वक्त क्या करेगी गवर्नमेंट, जो रेट 25 के बदले 40% कर देगी। तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम, तो वो कम देगी बाहर लोन, ठीक है। उसका वाइस वर्सा, अगर उन्होंने SLR सपोज कि मार्केट में पैसा कम है तो बढ़ाना है, तो SLR कम कर देगी, 25 के बदले 10% कर देगी, तो मतलब पैसे ज़्यादा रहेंगे कमर्शियल बैंक के पास, तो ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी। तो हर टॉपिक कहीं ना कहीं लिंक्ड है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के पॉइंट से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो शॉर्ट में हम बोलते हैं OMOS। ओके, सो इन दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, हम सेल या परचेज कर सकते हैं, क्या, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स को हम यहाँ पे परचेज और सेल कर सकते हैं। कहाँ पे? इन ओपन मार्केट। जब RBI परचेज करती है गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम द मार्केट, तब क्या होता है, अगर देखो RBI परचेज कर रही है, मतलब RBI ने खरीदा तो पैसा मार्केट में आया, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया। अगर सपोज़ कि मनी को रोकना है, कंट्रोल करना है नेशन में, तो RBI अपना जो शेयर है वो बेच देती है मार्केट में। जब उसने बेचा तो मार्केट का पैसा कहाँ आ गया? RBI के हाथ में आ गया, तो कंट्रोल हो गया यहाँ पे पैसे का फ्लो। क्लियर है आपको? Okay, now next topic, sterilizations of RBI account against shocks arising from excessive increase decrease in amount of foreign exchange। अब देखो यहाँ पे इनफ्लो सपोज ज़्यादा हो गया, बाहर के पैसे ज़्यादा इंडिया में आ गए, तो भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, अगर कम है तो भी क्रिएट करेगा। तो ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बैलेंस करने वाला काम भी गवर्नमेंट करती है। हमने पीछे देखा कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है इनफ्लो आउटफ्लो। अगर सपोज़ कि हमें वही है, अगर सपोज़ कि बाहर से हमारा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है, इन सपोज़ कि हमारा जो यहाँ पे शेयर्स है वो फॉरेन पीपल कोई परचेज़ कर रहा है, तो परचेज़ किया मतलब क्या, वो पैसे देगा, पैसा नेशन में आया, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड अपने परचेज सेल करना स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट को अगर सपोज अपना इनफ्लो कम करना है, इनफ्लो कम करना होगा, तो मतलब पैसा में नेशन में कम आए, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, यहाँ से अपना बॉन्ड वहाँ उनको सेल कर देगी। यहाँ पे क्या मतलब क्या हुआ, जो फॉरेन कंपनीज़ है उसके पास से बॉन्ड परचेज करेगी। हमारे गवर्नमेंट बाहर का बॉन्ड परचेज किया, मतलब हमारा पैसा कहाँ, बाहर गया, तो इनफ्लो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। नाउ सपोज़ कि हमारे नेशन में पैसे कम हैं, तो उस वक्त वो क्या करेगी, अपने जो बॉन्ड्स है वो बाहर बेच देगी, बाहर बेची अलग कंट्रीज़ में, मतलब पैसा आया कंट्री में। तो इस तरीके से क्या मेंटेन करती है गवर्नमेंट। क्लियर है आपको? ये था हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेक्टिव, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटी हमने देख लिया, अब क्वांटिटी। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, अब भाई बैंक लोन देगी हमें तो कुछ सिक्योरिटी लेती है हमारे पास से, अगर आपको लोन चाहिए तो आपका घर को देख लेती है, उस हिसाब से लोन देती है ना। तो वो अगर सपोज़ कोई पैसा नहीं दे पाया, लोन नहीं पे कर सका, तो वो उसकी चीज़ों को बेच के अपना वो पैसा ले सके, तो वो सिक्योरिटी रखती है अपने पास, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी कौन रखता है, यहाँ पे बैंक। वो डिपेंड करता है आपको लोन कैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मुझे सपोज़ कि 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए और मैंने बोला बस बाइक है ये रखो गिरवी, तो वो होगा मेंटेन नहीं। आपकी कोई ऐसी थिंग, ऐसी कोई चीज़ जिसका वैल्यू 1 करोड़ तक का होता हो, ठीक है, वो उसका वो अगर उतना आपके पास है कुछ यहाँ पे वेल्थ, तो ही आपको उतना लोन मिलेगा। आपका जो लोन सिस्टम है वो डिफाइन करता है आपने क्या सिक्योरिटी रखी है, उसके ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है आपको? और उसके ऊपर भी रेट चार्ज करती है भाई, यहाँ पे लोन पे भी तो रेट लगता है ना हमारा इंटरेस्ट, तो वो डिपेंड करता है। अगर सपोज कोई पुअर फार्मर ने लिया होगा लोन अपने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, तो उसके ऊपर कम रेट होगा चार्ज। अगर कोई रिच बिजनेसमैन है, फॉर अंबानी ने लोन ले लिया, उसको तो भाई हाई लोन इंटरेस्ट लेंगे उसके पास से हम,
तो उस रिगार्डिंग में यहाँ पे क्या बैंक अपना रेट चार्ज करती है। नाउ नेक्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन मतलब क्या हुआ, वही बात जो मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पे मार्जिन सेट करती है। फॉर सपोज़ कि मेरे पास एक बाइक है, उसकी कीमत 40,000 है, सपोज 40,000, तो उसका कुछ परसेंट ही मैं लोन देगी बैंक हमें, पूरा 40,000 लोन नहीं देगी हमको कि 40 गिरवी रखा है मतलब ये हमारी सिक्योरिटी में है तो उतना दे दे, उतना नहीं, उसका कुछ एक मार्जिन सेट किया है कि उतने उस एसेट का कुछ परसेंटेज ही आपको लोन मिलेगा, 40 के बदले मुझे 30 या 25,000 का ही कुछ लोन मिले, ठीक है। तो एक मार्जिन सेट करती है कि आप क्या वहाँ पे सिक्योरिटी रख रहे हो, उसका कुछ परसेंट आपको यहाँ पे एज अ लोन मिलेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, सीलिंग ऑन क्रेडिट। जैसा पर्पस रहा, जैसा काम रहा, उस हिसाब से यहाँ पे सीलिंग प्रोवाइड करती है ऑन आरबीआई। नाउ नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। आरबीआई सजेस्ट करती है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडिंग। जैसे पैसे दिया सबको, फॉर एग्जांपल कि अगर ना किसी कोई फार्मर है, मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी का, अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करना। अगर कोई फार्मर को दे रही हो तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग होगा, अगर कोई रिच पीपल को दे रही है तो उसका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अलग होगा। तो यहाँ पे वो लैंड करती है इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली कि लैंडर कैसे है, किसको हमें लोन दे रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं। क्लियर है आपको। So here we are ending with our 4th chapter. कोई भी डाउट कोई पॉइंट में हो then ask me. Okay, thank you, have a nice day.